लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस वगैरह देखा था, और थिन फिल्म इंटरफेरेंस था, जिसमें कि अगर कोई भी थिन फिल्म होगा तो किस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न उसमें मुझे दिखेगा, वो सारा काम हम लोगों ने इसमें किया था। और ये इस तरीके से, बस इसमें ये चीज़ याद रख लो, तीन जो जो दो पॉइंट्स हैं, इसको अगर अच्छे तरीके से याद रख लो तो सारा काम हो जाएगा। और फिर एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये काम निकाले थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमारा क्या फार्मूला यूज करना है, डेट इज 2μ2 इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2, n का वैल्यू इधर 0 1 2 3 हो सकता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। तो कभी भी डेंसर मीडियम से वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, पाई से फेज का चेंज होगा, मतलब λ/2 जो लेंथ है उसने ज़्यादा चल दिया। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पुराना क्वेश्चन आया, 2000 आई थिंक 3 का होगा। और फिर मैंने ये क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला था कि कोई एक हमारा प्रिज्म है, कुछ इस तरीके से रखा गया है, जिसका एंगल थीटा है, और थीटा जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो बताओ इसका फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ये निकालना है। तो काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था, करा किसी ने, हुआ किसी से कुछ? बस हाँ। इतना सा क्वेश्चन दिया होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोचो, हाँ इसमें एक क्वेश्चन लिखा था, फाइंड फ्रिंज विड्थ, फाइंड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा? सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिंज विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रिंज विड्थ हम लोग किसे बोलते हैं, किसी भी दो कंजर्वेटिव मैक्सिमा या फिर दो किसी भी कंजर्वेटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो कोई भी दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा, दिस इज फ्रिंज विड्थ। बराबर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देखो तो ऐसा लगेगा कि कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, लेकिन जब प्रोसेस में आ जाता है, करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्लो में आ जाता है और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का ये डेफिनेशन होता है और इसी डेफिनेशन को यूज करना है। तो दिस एंगल इज थीटा, लाइट रे जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, लेट से कि ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, और इस जगह से जो लेंथ है वो x1 है, ठीक है, x1 है। और इससे मुझे मिल रहा है nth मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है, nth मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा वो कौन सा होगा, n+1, है ना। तो मैं मैक्सिमा या मिनिमा, अगर इसको मैंने मैक्सिमा लिया है तो ये भी मैक्सिमा लेना होगा, अगर इसको मैंने मिनिमा लिया है तो ये भी मिनिमा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है किसी भी दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या किसी भी दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो दूसरा लाइट रे जो फॉल कर रहा है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ x2 है, लेट्स से दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x2, और ये क्या दे रहा है मुझे, मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है। तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अच्छा इसके लिए मैं थिकनेस जो है वो T1 मान लेता हूँ, और इसके लिए थिकनेस T2 मान लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है थिकनेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, धीरे 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 करके इंक्रीज होते जा रहा है। अब अगर ऐसा है तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2μ × T1 इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2μ T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। मैं इसके लिए ले रहा हूँ, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, n+1 लैम्डा। तो बोलो इन दोनों को क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। सब। तो ये हो जाएगा 2μ T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू n+1 लैम्डा माइनस ऑफ n लैम्डा।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ लैम्डा। अब T2 माइनस ऑफ T1 का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ये क्या चीज़ हो जाएगा, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से देखूँ तो एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी सिमिलर ट्राइंगल, और ये एंगल है हमारा थीटा। तो दिस लेंथ इज x1 एंड दिस लेंथ इज T1। तो मैं टेन थीटा क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू T1 बाई x1, implies T1 is equals to x1 tan थीटा, x1 tan थीटा, T1 ये हो जाएगा। और T2 कितना हो जाएगा, T2 will be equals to x2 tan थीटा। अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूं मैं उस जगह पे, तो ये हो गया 2 म्यू T2 का वैल्यू विच इज x2 tan थीटा माइनस ऑफ x1 tan थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इधर से मेरे पास आ गया x2 माइनस ऑफ x1, और क्या x2 माइनस ऑफ x1 यही फ्रिंज विड्थ है, बोलो। यही है ना, किसी भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकल करके आ गया इस सेटअप के लिए। इस फ्रिंज विड्थ से क्या पता चल रहा है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते हुए मिलेगा या घटते हुए मिलेगा या फिर कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा बोलो। है क्या, ये चीज है कांस्टेंट, सो दिस फ्रिंज विड्थ विल बी कांस्टेंट। कोई भी चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, म्यू चेंज नहीं हो रहा है, tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस विल बी कांस्टेंट। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया था जेई में, और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था। बोला गया कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन को कट किया गया। कौन से पोर्शन को, इस पोर्शन को ऐसे करके कट किया गया, और कट करने के बाद इसको ग्लास के ऊपर रख दिया गया। सिस्टम को कुछ इस तरीके से रखा गया, एक ग्लास प्लेट और ये सिलेंडर का पार्ट ऐसा। अब क्वेश्चन समझना अच्छे तरीके से, ये चीज इसके ऊपर रख दिया है और लाइट रे जो है ऊपर से फॉल कर रहे हैं, लाइट रे ऊपर से फॉल कर रहा है। तो अब इसके फ्रिंजेस पे कमेंट करना था। बोला गया कि इस जगह से और इस जगह से जो रिफ्लेक्शन होकर के इंटरफेरेंस मिलेगा मुझे, है ना, उसका फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा ये बताना है। मैं तो यहाँ पे सिंपल सा वे में लिख देता हूँ, ड्रॉ द फ्रिंज पैटर्न obtained by the interference of two reflected waves, one from first surface and second surface, from first surface and second surface। और उस जगह पे ऑप्शंस वगैरह दिए गए थे कि कैसा होगा, सर्कुलर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्टिकल होगा, किस तरह का होगा, ये तुम्हें बताना था। सोचो जरा सा। देखो करते हैं इसको, क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज निकाले हैं ना, ये इसी का काम है। दैट फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय 2 म्यू tan थीटा, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू tan थीटा।
पहले तो शेप एंड साइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेप किस टाइप का होगा, इसको मैं 3D में बना रहा हूँ, देखना किस टाइप से है। ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा, ठीक है। और नीचे रखा हुआ होगा इस टाइप से प्लेट। समझ में आ रहा है क्या, कैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ इस टाइप से रखा हुआ होगा, और ये तो पूरा सॉलिड है। तो जो लाइट रे आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, और इस जगह पे कांटेक्ट बना हुआ है, ये कांटेक्ट है। तो ये फ्रिंजेस पैटर्न किस तरीके से बनाएगा, ऐसा। एक फ्रिंज इस जगह पे बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो बीच में बनेगा, उसके बाद ये फ्रिंज बनेगा, उसके बाद फिर ये फ्रिंज बनेगा, उसके बाद फिर ये फ्रिंज बनेगा, और फिर ये फ्रिंज बनेगा। तो ये सारे फ्रिंजेस कुछ इस तरीके के बनेंगे। तो फ्रिंजेस पैटर्न मुझे कैसा दिखेगा बोलो, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। वापस से इसको बना रहा हूँ। म्यूट कर लो सभी को। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस पैटर्न दिखेंगे मुझे, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब तुम ये मुझे बताओ कि इस सभी फ्रिंजेस पैटर्न के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, या बढ़ेगा, या घटेगा, क्या होगा, क्या लग रहा है? दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, और इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा होगा। बताओ इन सभी के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? तो वो कैसे पता चलेगा, हाँ। ऊपर जो फॉर्मूलेज हैं उससे पता चलेगा। इस फॉर्मूले को तुम अच्छे तरीके से देखो, तुम्हें साफ साफ नजर आएगा कि जो फ्रिंज विड्थ है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वेवलेंथ कितना है। तो वेवलेंथ मैंने जितने भी लाइट फॉल कराए हैं उसके वेवलेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, सभी के वेवलेंथ सेम है। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। टेन थीटा, अब टेन थीटा पे जब बात करते हैं हम लोग, तो उस समय ग्लास स्लैब कुछ ऐसा, प्रिज्म जो बना था ऊपर ऐसा था, तो ये था एंगल थीटा। लेकिन क्या थीटा एंगल इस लोकेशन पे हर एक के लिए डिफरेंट होगा? इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। तो थीटा क्या हो रहा है इस जगह पे बढ़ रहा है, इम्प्लाइज टेन थीटा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और टेन बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो बीटा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। घटेगा। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो होगा इनके बीच में, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, काफी बढ़िया। चलो, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, बस ये क्वेश्चन करना बाकी था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। Diffraction and polarization of light.
चलो, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में सारे के सारे YDS एक्सपेरिमेंट के ऊपर सारे काम देख लिए है ना। क्या देखा था, दो स्लिट्स बने हुए थे, और या फिर टू होल्स होगा पिन होल, या फिर दो स्लिट्स बने होंगे, और इन दोनों स्लिट्स के थ्रू अगर वेव्स पास करेंगे तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे दिखेगा, और उसी से मुझे पता करना है कि कितने डिस्टेंस पे कौन सा वेव इंटरफेयर करेगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, कौन सा डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, और उसकी कितनी इंटेंसिटी वगैरह, है ना। लेकिन अगर उसमें से एक स्लिट को मैं क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद फिर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश करूँ, तो उस केस में भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। और क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। ज़्यादातर तो वेव ऑप्टिक्स में ऊपर वाला जो पार्ट पढ़ा है मैंने उसी से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें दो सेक्शन है, दैट इज एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। तो ज़्यादातर इसमें थ्योरीज है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम अच्छे तरीके से एक बार फॉर्मूलेज को याद कर लेना, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको याद कर लेना। इस साल 2020 में जहाँ तक कि CBSE का आया है, तो ये सभी तो नहीं है ना। चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर दिए गए हैं, टॉपिक्स जैसे पोलराइजेशन नहीं है, डिफ्रैक्शन नहीं है, तो इसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर रिपीट करते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर देते हैं हम लोग, तो उसमें तो ये आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग लेकर के चलते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है, देखो, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है सामने, जैसा कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम लोग कब पढ़ते हैं, जब जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्स्टेकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है इन कंपैरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी बड़ा है डायमेंशन में, तो वो क्या करेगा, शार्प इमेज कास्ट करेगा। तो इस जगह पे इसका इमेज एग्जैक्टली इस लोकेशन पे बनेगा, और इतना सा शैडो होगा, और इतना सा ब्राइट पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस ऑब्स्टेकल को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, ऑब्स्टेकल को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में छोटा कर लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं, तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो लाइट पास नहीं कर सकता है। तो ऐसा देखा जाता है कि होना क्या चाहिए था, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ समझने के लिए। होना ये चाहिए था कि ये पिच डार्क होना चाहिए था, इतना सा एरिया पिच डार्क होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लाइट जो है वो बेंड कर जाता है, और इस जगह पे मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस करके भी हमें लाइट उस जगह पे रिसीव होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये स्ट्रेट पाथ को तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और अपर्चर। ये अपर्चर इसको कहा जाता है बेसिकली, ये जो ओपनिंग होता है उसे अपर्चर बोलते हैं। तो ये अगर ओपेक कर ले, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शैडो कास्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, मतलब या फिर होल कर दूं, वो अपर्चर को होल कर दूं, तो वहां पे मुझे फ्रिंजेस वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह आने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द edges of an object or aperture and formation of interference pattern
on the screen is known as diffraction of light. ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा डिफ्रैक्शन। अब इस डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग दो इंडिविजुअल प्रोसेस को यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग डिफ्रैक्शन मेनली स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है हमारा फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो दो तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग स्टडी करेंगे और इसी दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम लोग सारे के सारे काम आगे करेंगे, बराबर। तो इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है उसे हम लोग देखेंगे और होता है कैसे डिफ्रैक्शन ये देखेंगे, और फिर जाकर के इस पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसके डायरेक्ट हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और डेरिवेशन कोर्स में भी नहीं है। अगर जानना है तो बताया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरी है इसको करने की। तो देखो ये जो अपर्चर है इसमें जो साइज होना चाहिए, अपर्चर का साइज जो होना चाहिए वो लगभग वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड के बराबर होना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा लाइट का बेंडिंग हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो डिफ्रैक्शन है ये किसी भी तरह के वेव्स के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लाइट ही हो। ये अगर तुम साउंड वेव को भी डिफ्रैक्ट कराना चाहोगे तो वो भी तुम्हारा डिफ्रैक्शन करेगा, बराबर। तो डिफ्रैक्शन इज also possible for sound waves। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, एक अभी जस्ट बताया मैंने, फ्रेजनल्स एंड फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। एक है तुम्हारा फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन and second one is Fraunhofer's diffraction। तो इसमें हमें बिल्कुल काम की चीज़ें पढ़ने हैं, तो फालतू फालतू बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ के, बस काम की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इस पर पढ़ाना जाऊँ तो ये फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन पूरा एक लेक्चर ही बन जाएगा, फ्राउनहोफर्स पूरा का पूरा एक लेक्चर बन जाएगा, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें बस वही याद रखना है। तो पहला फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन, ये क्या है, इसमें सेटअप क्या लगता है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर फ्राउनहोफर्स देख लेंगे और दोनों में डिफरेंस के साथ हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स होता है वो इस जगह पे रखा हुआ है और जो बड़ा सा हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट लिया था, तो इस जगह पे एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दिया जाएगा, छोटा सा होल कर दिया ऐसा। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग डिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। सो दिस इज सिंगल स्लिट। अब ये सिंगल स्लिट भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। स्लिट होगा तो तुम्हारा लाइंस आएंगे और अगर एक डॉट होगा मतलब कि सिंगल मतलब पिन होल होगा तो हमें स्क्रीन पे क्या मिलेगा, हमें स्क्रीन पे सर्कल्स मिलेंगे।
तो इस जगह पे ये स्क्रीन रखा हमने, ये स्क्रीन, और जो लाइट है वो इस जगह से आएंगे और ये इंटरेक्ट करेंगे इस जगह पे। और क्योंकि अभी हम लोग को पता है कि जो भी वेव्स इससे बाहर निकलते हैं, ये जो सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इससे जो भी वेव्स बाहर निकलेंगे वो वेव्स आगे की डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं। वेव फ्रंट्स क्या होता है? वेव फ्रंट्स जो है वो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हर एक सोर्स जो वेव्स हैं उसके फेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब नेक्स्ट वेव्स कैसे बनते हैं, वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? उन सभी वेवलेट्स के कारण से इंटरफेरेंस, मतलब कि इस जगह पे आने के बाद एक नया सोर्स बन जाएगा, और ये जो नया सोर्स है वो क्या करेगा? वेवलेट्स कहे जाते हैं, और वो क्या करेगा? वो एक नया वेव फ्रंट को इमिट करेगा, और उन सभी के वेव फ्रंट के रिजल्टेंट से मुझे एक वापस से वेव फ्रंट मिलेगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर तुम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, हाइजेंस प्रिंसिपल या फिर हाइजेंस कंस्ट्रक्शन नहीं देखा तो वो एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके बाद फिर तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन होंगे और फिर ये वेव्स आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे, और ये वेव का प्रोपोगेशन जब इंटरफेरेंस करेगा, यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, तो मुझे इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे, है ना। बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे, मैं अभी बस छोड़ दे रहा हूँ। तो इसका एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इस लोकेशन पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, और फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। इस तरीके से चलते जाएगा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि रेगुलरिटीज आता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस जो है वो अलग तरीके से रखे गए हैं, क्योंकि एक छोटा है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने डी रखा, बराबर। तो पहला चीज़ तो ये कंस्ट्रक्शन था जो कि मैंने बता दिया। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ। सेकंड जो है इसमें ये चीज़ है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सोर्स एंड द स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टर। तो सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो डी क्या होता है हमारा? छोटा होता है, इनफिनिट मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, वो एक फाइनाइट वैल्यू को रखता है। लेकिन जब हम लोग फ्रॉनहोफर्स में आते हैं तो फ्रॉनहोफर्स में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट होता है। दोनों, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी और डी वाला डिस्टेंस भी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होता है? फाइनाइट होता है फ्रेजनल्स में, और फ्रॉनहोफर्स में क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो अगर सोर्स इनफाइनाइट पे रखा है तो रेज क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो, रेज को पैरेलल करने का एक और तरीका है कि तुम सोर्स इस जगह पे रख दो, सोर्स को इस जगह पे रख दो, और एक लेंस यूज कर लो। तो लेंस क्या करता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है। तो बेस्ट वे है कि तुम एक लेंस यूज कर लो, और लेंस का जहाँ पे भी फोकस है उस जगह पे सोर्स को रख दो। वो क्या कर देगा? सारे रेज इससे जो भी निकल रहे होंगे वो सारे पैरेलल हो जाएंगे। तो ये रेज होंगे पैरेलल, और पैरेलल होने का मतलब ये हो गया कि जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, बराबर। अब क्या होगा? अब इस जगह पे तुमने पुट किया स्लिट, तो ये स्लिट आ गया। अब स्लिट आया तो लाइट रेज इससे इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा भी स्लिट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है।
इस जगह पे भी बड़ा स्लिट हम लोग मान सकते हैं। बस वही बड़ा कितना होना चाहिए, वेवलेंथ के कंपैरिजन में सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया, नहीं। और ये लाइट रेज आ रहे हैं, अभी ये सारे पैरेलल हैं और इस जगह पे जा करके इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद फिर वापस से इसे कन्वर्ज कराना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए वापस से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं। देखो, तो ये लाइट रेज आए, और लाइट रेज आने के बाद इस पे जा करके वेवलेट्स क्रिएट करेंगे, है ना। मैं अभी रैंडम ऐसे वेवलेट्स बना देता हूँ, और ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, और इंटरफेयर करने के बाद हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। और एक वापस से हम लोग लेंस को यूज कर लेते हैं ताकि वो फोकस कर पाए। ऐसा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग लेंगे कैपिटल डी, और ये जो डिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस जगह पे ये जो डिस्टेंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादा करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ कर लिया, लेंस यूज़ कर लिया, जिससे कि ये ऑलरेडी बड़ा हो गया। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट था इसका कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। द सोर्स एंड द स्क्रीन इज इनफाइनाइट। यहाँ पे दोनों चीज इनफाइनाइट है। अगर मैं सोर्स, ये सोर्स हुआ और ये स्क्रीन हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डी के बारे में बात कर रहा हूँ, और दूसरा ये एक सोर्स है और ये है हमारा स्लिट, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या है हमारा, इन्फिनिटी। ये दोनों चीज इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और इसमें कैसा होगा शेप, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट रेज होंगे उससे डिफ्रैक्शन होगा, तो वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है। वेव फ्रंट्स में बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। और इस वाले में क्या आ जाएगा, कैसा पैटर्न बनेगा इस वाले में, इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो कैसा बन जाएगा ये, वेव फ्रंट्स प्लेनर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि सोर्सेस इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, तो जो लाइट रेज आ रहे होंगे वो बिल्कुल पैरेलल होंगे। वेव फ्रंट्स इसके कैसे बन जाएंगे, हमारे प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएंगे। और इसमें डिफरेंसेस देखते हैं। फोर्थ, इसमें जो है मिरर या फिर लेंस जो है वो यूज नहीं किया जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन फ्रॉनहोफर में हम लोग यूज करते हैं। तो लिख लो, मिरर और lenses are not used, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं lenses are used in diffraction pattern, are used to obtain diffraction pattern।
तो दोनों में डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा, ऐसा नहीं कि फ्रेस्नेल्स में सिर्फ मिलेगा या फिर फ्राउनहोफर्स में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। लेकिन क्या है कि पैटर्न जो है वो एक रेगुलर वे में हमें मिलना चाहिए, जिसके कारण से हम लोग कैलकुलेशन कर पाए, तो वो हम लोग इस फ्राउनहोफर्स वाले में कर पाते हैं। फ्रेस्नेल्स में डिफ्रैक्शन पैटर्न तो मिलते हैं, लेकिन वो इरेगुलर वे में होते हैं और उसके कारण से कैलकुलेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो क्वेश्चंस में तुमसे फ्रेस्नेल्स के बारे में सिर्फ थ्योरी पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकते। फ्राउनहोफर्स पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स टाइप के, ठीक है, क्योंकि इस पे थ्योरी थ्योरेटिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन फ्रेस्नेल्स पे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है, क्योंकि इस पे इरेगुलर फॉर्मूलेज वगैरह बन जाते हैं, तो उसके कारण से इस पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपर्चर के बारे में बोल लेते हैं। अपर्चर एम्पलीट्यूड दोनों में ओपनिंग उतना ही होता है जितना कि रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, उसका कंपैरिजन में होना चाहिए जो हम लोगों ने ओपनिंग रखा है या फिर अपर्चर रखा है, और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा बीच में ही बनेगा, दोनों के लिए सेंट्रल मैक्सिमा बीच में ही बनता है। ठीक है, हम्म, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में देखते हैं किस तरीके से इसमें इक्वेशंस वगैरह लिखे जाते हैं। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, ड्यू टू सिंगल स्लिट, देखो फ्रॉनहोफर्स का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, हम लोग पैरेलल लाइट रेज को यूज़ कर रहे हैं, और ये इन्फिनिटी पे है, और इस जगह पे स्लिट होगा या फिर होल होगा, जैसा भी तुम देख लो। बाकी लेंसेस वगैरह लगे होते हैं, लेंसेस मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, किसी किसी जगह पे लेंसेस यूज़ करते हैं, किसी किसी जगह पे यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन में दिखाने के लिए। अब यहाँ से जो लाइट रेज बाहर निकलेंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इस जगह पे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा। जैसे कि इस जगह से निकला और ये इस जगह पे जा करके बन रहा है ना, लाइट रेज जा करके फॉल किया, तो ये जो डी डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दिस डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो ऊपर वाले रेज हैं और नीचे वाले रेज हैं वो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो लगभग पैरेलल हैं, और उसके कारण से हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। अब इससे हम लोग अपर्चर बोलते हैं ओपनिंग, और इसे हम लोग ए ले लेते हैं। लास्ट टाइम की तरह जैसे हम लोग थीटा लेते थे, उसी को थीटा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और फिर थीटा से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इस एंगल इज थीटा, सो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। सेंट्रल मैक्सिमा ऑलवेज बीच में बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। तो जनरली क्या करते हैं, इस जगह पे लेंस दिखा देते हैं, और लेंस से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है डी डिस्टेंस को, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखाना ना, इसलिए। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, अब ये जो चीज़ है ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का पैटर्न कैसा बनता है इसमें, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। याद करो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसा हम लोग का बनता था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग को जो इंटेंसिटीज मिलती थी वो कुछ इस तरीके से मिलता था।
मैक्सिमा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस टाइप से मिलता था। और इस तरफ भी मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से मिलता था। लेकिन इस जगह पे जब हम लोग फ्रॉनहोफर्स में बात करेंगे, तो फ्रॉनहोफर में मैक्सिमा जो होता है वो बीच में ही मिलेगा, और उसके बाद फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा जो मिलता है उसका इंटेंसिटी कम होता है और साथ ही साथ विड्थ भी कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा उसका भी इंटेंसिटी कम, और विड्थ अब वापस से सेम हो जाएगा। तो विड्थ जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा का सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बॉटम पार्ट और अपर पार्ट। दोनों में से कोई भी पार्ट यूज़ कर लेंगे, उसका विड्थ कम होगा, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जस्ट डबल होता है। और इंटेंसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली घटते जाती है दोनों साइड, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये घटते जा रही है। तो इस जगह पे हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। और फिर इंटेंसिटीज घटते जा रही है, और इंटेंसिटी किस पैटर्न में घटता है वो भी हम लोग देखेंगे। मान लो कि फ्रिंज विड्थ है हमारा बीटा, तो दिस विल बी 2 बीटा, और ये होगा बीटा, और ये होगा बीटा, ये सभी बीटा होंगे, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो डबल होगा। लेकिन इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा का भी इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना, 4 I0, अगर एक की इंटेंसिटी I0 लेते थे तो इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी, 4 I0 मैक्सिमा का। यहाँ पे भी मैक्सिमा है, ये सभी मैक्सिमा है, ये सभी मैक्सिमा है, सभी मैक्सिमा है, लेकिन सभी की इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे सभी मैक्सिमा क्या है, उसकी इंटेंसिटी 4 I0 ये सेम है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंसेस तुम्हें लगभग लगभग पता चल गया होगा। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी कितना ही होता है, हर एक मैक्सिमा या फिर हर एक मिनिमा के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, डेट इज बीटा, फ्रिंज विड्थ। और बीटा का वैल्यू इस वाले में कितना था, याद करो, बीटा इज इक्वल्स टू कितना था, लैम्डा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल, है ना। इस जगह पे भी बीटा कुछ हमारा ऐसा ही निकल करके आएगा, लेकिन हम लोग इसमें फ्रिंज विड्थ के जगह पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। एंगुलर क्यों, क्योंकि याद करो जब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ा था और ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है या दूर होता है, तो हम लोग उसको एंगल से मैग्निफिकेशन को मेजर करते हैं, है ना, या फिर उसके पोजीशन को हम लोग एंगल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इसको एंगुलर बीटा से मेजर करते हैं। और एंगुलर बीटा क्या होता है उसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूलेज वगैरह क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे एक एक करके। मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। मैक्सिमा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो बिल्कुल अलग ही होता है, और एक होता है सिर्फ मैक्सिमा और एक होता है मिनिमा। तो क्या लिखूँ मैं इसमें, मैक्सिमा फॉर फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। और दूसरा होगा हमारा मिनिमा।
तो मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा और मिनिमा कहाँ पे बनेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, याद करो पाथ डिफरेंस हम लोग मैक्सिमा के लिए कितना बोलते थे, एन लेमडा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना। कुछ इस तरीके से याद करके रखेंगे कि मैक्सिमा के लिए जो केस होता है वो मिनिमा वाला में हो जाएगा, और मिनिमा के लिए जो केस होता है वो मैक्सिमा के लिए हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑफर्स डिफ्रैक्शन, तो जिस जगह पे मैक्सिमा बन रहा है उस जगह पे बनेगा मिनिमा, और जिस जगह पे मिनिमा बन रहा है उस जगह पे बनेगा मैक्सिमा। जैसा कि हम लोगों का उसमें हुआ था, किसमें याद करो, लॉयड्स मिरर में, है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट का, और लाइट अगर किसी भी एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो उसका फेज पाई से चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज़्यादा चलता है। मेरा पोजीशन सारे चेंज हो गए थे, याद आ रहा है क्या? हाँ। है ना। हम्म। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एन लैम्डा के बराबर। तो इधर से अब हम लोग डिस्टेंस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, that a sin theta is equals to n lambda, और दूसरा चीज कि जो y है, y बाई डी इज इक्वल्स टू टेन थीटा होगा। ऐसा, तो इधर से हम लोग y कितना निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि थीटा एंगल छोटा ही होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सो एन लैम्डा बाई a is equals to y by d, so y is equals to n lambda d by a, ये हमारा y होगा। ये किसके लिए, मिनिमा के लिए, ठीक है। हाँ। अब एंगुलर हम लोग विड्थ देखते हैं, अच्छा ऊपर भी है ना, ये मैक्सिमा के लिए क्या केस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसके लिए क्या था हमारा, जस्ट चीजें उलट गया, इसको एक बार नीचे भी मैं समझा दूंगा कि ये क्यों चेंज हो गया, मैक्सिमा के लिए मिनिमा का फॉर्मूला क्यों लग रहा है और मिनिमा के लिए मैक्सिमा का क्यों लग रहा है, मैक्सिमा मिनिमा उलट गया। तो वापस इसी चीज़ को इस तरीके से लिख देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और सारा का सारा काम वैसा ही होगा, y बाई डी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू n के जगह पे 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a, ये फॉर्मूला दिखाएगा। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यूज नहीं हो सकता है, फॉर मैक्सिमा एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे होते हैं उस समय वो सारी चीजें पता चलता है, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डेट एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो दो तरह का विड्थ हो सकता है, एक तो लीनियर और एक एंगुलर। पहले लीनियर देख लेते हैं ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो क्या है कि इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है और फिर इसकी इंटेंसिटी कम होते जा रही है ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये लीनियर विड्थ कहलाएगा। तो ये लीनियर विड्थ कितना होगा, तो इस जगह पे फॉल हो रहा है क्या, मिनिमा, और इस जगह पे मिनिमा हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लीनियर विड्थ, है ना। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो कितना हो जाएगा, तो पहले मैं मिनिमा का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मिनिमा का फॉर्मूला कितना है, y इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई ए, ये है। तो पहला मिनिमा कहाँ पे होगा, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा विल बी एट y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए, बिल्कुल सही। तो ये जो मिनिमा है इस जगह से डिस्टेंस बताया जा रहा है, ये y फर्स्ट मिनिमा का, और नीचे भी फर्स्ट मिनिमा होगा। तो इन दोनों के बीच का विड्थ कितना हो जाएगा, सो लीनियर विड्थ of central maxima will be equals to twice of y, which will be equals to 2 lambda d by a. So this is the width of the central maxima। ये याद रखना है तुम्हें, सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो जस्ट डबल होता है। अब इसी का एंगुलर हम लोग विड्थ निकालते हैं। एंगुलर क्या होता है, कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसे हम लोग एंगुलर विड्थ बोलते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे कि ये इस जगह पे स्लिट था और इस जगह पे स्प्रिंग था, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा ये बीच वाला मैक्सिमा। मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, वो हमें देखना। तो एक तो ये लोकेशन पे आएगा राइट रेस और इस लोकेशन पे आएगा लाइट रेस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसे ही हम लोग बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो वो एंगुलर विड्थ कैसे निकलेगा, ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल जो भी निकलेगा वो डबल होगा। तो ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये डिस्टेंस y है जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए लोकेशन कितना है, y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू y बाई डी। क्यों, क्योंकि ये टेन थीटा है और थीटा छोटा है। y का वैल्यू पुट कर लो, लेमडा डी बाई ए डिवाइड बाई डी, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लेमडा बाई ए। तो अब मैं निकाल सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ। सो एंगुलर width of central maxima will be equals to 2 times of theta. So this will be equals to 2 lambda by e. बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ समझ गया। इसे याद रखना। अब जैसे कि इसमें बोला गया कि सपोज लेंस को शिफ्ट किया गया, ठीक है, जो स्लिट था उसके नियर शिफ्ट कर दिया गया, तो हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा, f के बराबर। एक स्पेशल केस दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास स्लिट था उस स्लिट के पास लेंस कर दिया हमने,
काफी क्लोज। उसके कारण से ये तो हमारा फोकस बन जाएगा, डी डिस्टेंस क्या कहला जाएगा, एफ कहलाएगा। तो थीटा एन कितना हो जाएगा, टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ, so theta n will be equals to x y n divided by f, ये हो जाएगा is equals to n lambda divided by a। ये थीटा n क्या है हमारा, एंगुलर विड्थ, और किसके लिए, मिनिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा का नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू वाई एन इज इक्वल्स टू nth के लिए हो जाएगा n लैम्डा f बाय ए, बस t के जगह पे हमने f यूज किया है फॉर्मूला में, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना हो जाएगा, width of central maxima will be equals to 2 lambda f by, सिंपल कॉन्सेप्ट था। if the lens is moved close to the slit, समझ में आया क्या। और नॉर्मल वे में फ्रिंज विड्थ अगर हम लोग लिखेंगे तो फ्रिंज विड्थ कितना आएगा, लैम्डा टी, हाँ, लैम्डा डिवाइड। जो नॉर्मल फ्रिंज विड्थ है उतना ही आएगा। नॉर्मल फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बीटा दैट इज इक्वल्स टू जो भी है वैल्यू उसके बीच का डिस्टेंस y n प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन, ये होता है। और जब वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो ये लैम्डा डी बाय ए आएगा, दिस विल बी द फ्रिंज विड्थ। ये बेसिक सा चीज़ है। अब इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी कर्व ऑफ फ्रॉनहोफर रिफ्लेक्शन, तो इंटेंसिटी हमारा किस तरीके से वेरी करता है। अगर मैं इंटेंसिटी का कर्व बनाऊं तो ऊपर ही मैंने दिखा दिया था, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर इंटेंसिटी क्या होती है, कम होते जाती है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है हमारा, और इसके बाद इस जगह पे आ रहा है हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, और इस जगह पे आ रहा है सेकेंड मैक्सिमा। उसी तरीके से सिमिलरली इस तरफ भी आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, और इधर आएगा सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, और ये सो ऑन जाते रहे। तो इसमें जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है वो कुछ ऐसा आता है, दैट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट। ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन के निकलता है। और इस तरीके से अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा का इंटेंसिटी देखूंगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से, वन पुट करो,
4 डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर इंटू आई नॉट है, और ये लगभग लगभग आई नॉट बाय 22 आता है। फिर सेकेंड मैक्सिमा के लिए देख सकते हैं हम लोग, सेकेंड मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25 पाई स्क्वायर इंटू आई नॉट, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई नॉट बाय 61। तो देखो इस जगह पे इंटेंसिटी तुम्हारी कितनी है, आई नॉट है, तो इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, आई नॉट बाय 22, और फिर इंटेंसिटी इस जगह पे और घट गया, और वो कितना हो गया, आई नॉट बाय 61, और इस तरीके से इंटेंसिटी हमारा कंटिन्यूसली घटते जा रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे। आई नॉट क्या है हमारा इस जगह पे, इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई नॉट इज intensity of central maxima and n belongs to the number of maxima, count of maxima। इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो इतना सही है तुम्हारा डिफ्रैक्शन में। इसके बाद फिर हम लोग अब पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं।